नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ये कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर थे, देवभूमि के दौरे पर थे, नमन किया। बहुत कुछ तारीफ उत्तराखंडियों की कर गए, बहुत कुछ तारीफ सरकार की कर गए, बहुत कुछ तारीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर गए। धाकड़ धामी से धुरंधर धामी बना गए। लेकिन कई सारे सवाल प्रदेश में अभी भी 4 साल के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि चौका लगा दिया, आगे छक्का भी लगाएंगे। उसको लेकर सवाल। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार में जो चेहरे सामने आए, उन चेहरों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई। मकसद क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत इन चेहरों को जगह दी गई, क्योंकि नाम तो कुछ और चल रहे थे, या उनको होना चाहिए था क्या इनकी जगह पर। और चुनावी प्रभाव, कितना चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों का, घटनाक्रम का। अमित शाह का भी दौरा रहा उधर हरिद्वार में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अपनी चर्चा के जरिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में आपका गजेंद्र भाई। गजेंद्र भाई, आप बड़ी बारीकी से सियासी तस्वीर को उत्तराखंड की देखते हैं और सामाजिक तस्वीर को भी देखते आए हैं, लिखते आए हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, 2-4 घटनाक्रम जो, एक तो आज राजनाथ सिंह आए थे, खूब तारीफ कर रहे थे। वैसे ही हरिद्वार में आए थे, अमित शाह खूब तारीफ कर रहे थे। मतलब कोई तबका ऐसा छूटा नहीं बल जिसके लिए काम नहीं हुआ है इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। ठीक। और दूसरा ये कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उस विस्तार की चर्चा अभी चली रही है, किसको क्या विभाग मिलेगा इसको लेकर भी चर्चाएं खूब हैं। थोड़ा समझने की कोशिश आपसे करूंगा मैं। अब शुरुआती तौर पर प्राथमिकता जो पहली नजर में आपको दिखता है वो क्या दिखाई दे रहा है? दरअसल राजनाथ सिंह को लेकर मुझे एक बात याद आती है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो ये हमारी जो विधानसभा है प्रतापनगर, वहां पर एक कार्यक्रम लगा था, तो जनसभा हो रही थी। उस जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, और हम इस क्षेत्र को, जो उस दौर में तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, उस समय वहां के विधायक विक्रम सिंह नेगी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जो इस क्षेत्र को ओबीसी में शामिल करवाया है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे तो हम इसको सेंट्रल ओबीसी में जो है जोड़ेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, तमाम लोगों को उस आरक्षण का लाभ होगा। तो 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई। लेकिन अब जब हम 2027 के चुनाव में जा रहे हैं, तो वो जो केंद्रीय अनुसूची में जोड़ने वाला विषय था प्रतापनगर विधानसभा के लोगों को, वो आज तक नहीं पूरा हुआ। कोई पूछ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कि भाई राजनाथ सिंह जी, आप इतनी बड़ी जिम्मेदार जगह पर आए, बाकायदा वहां पर महादेव का मंदिर है जिस स्थान पर जनसभा हो रही थी, तो उस जनसभा में आपने इतनी बड़ी घोषणा करी, और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भी चल रही है। आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार बैक टू बैक लगातार जो है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में भी चल रही है। तो आखिरकार उस बीहड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जो आपने कमिटमेंट किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है क्या? उसी प्रकार उसके बगल में जो लगती विधानसभा गंगोत्री है, उस गंगोत्री में गडकरी आई थे 2017 में। उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवा देंगे, तो हम जो आपकी जो बांध परियोजनाएं बंद पड़ी मनेरी वाली फेज 2, हम इसको स्टार्ट करवा देंगे। और उन्होंने वहां के युवाओं को सपना दिखाया, वहां के निवासियों को, वहां के तमाम लोगों को सपने दिखाई बड़े बड़े, और फिर उनका प्रत्याशी वहां जीत गया, उनकी सरकार आ गई। लेकिन आज उसके बाद दूसरी सरकार आ गई, तमाम विषय बदल गए, लेकिन वो सब बातें भुला दी गई। तो ये जो लोग आ रहे हैं, कि भाई बहुत तारीफों के बुल बांध रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने कहा जितनी मर्जी आप तारीफ कीजिए, लेकिन आप जब जब यहाँ उत्तराखंड में आए और जो वायदे करके जाएं, तो कम से कम उस बात को वापस आके जरूर बोले कि भाई मैंने उस दिन प्रतापनगर के फलानी जगह पे उस जनसभा में ये बात कमिटमेंट किया था, उसका क्या हुआ? और जो आपने गंगोत्री में कहा था, उसका क्या हुआ? ऐसी तमाम हजारों हजार घोषणाएं जो यहाँ के लोगों के दिमाग में भूसा भरकर रख जाती है, आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि इसलिए कि आपको सत्ता हासिल करनी है। हमें बहुत अच्छी तरह याद है योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई थी टिहरी के अंदर, और वो कह रहे कि भाई मैंने इनका घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र है। कोई नहीं पूछने वाला कि आखिरकार वो घोषणा पत्र कहां गया, वो झूठ जो फैलाया गया उससे आपको सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन उसके कारण आपने जो वैमनस्य फैला दिया,
आज हम चारों तरफ जो माहौल देख रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? आप अपनी सरकार की जितनी मर्जी तारीफें कीजिए, करना कहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी जो है राजनाथ सिंह इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि जिस अनंत कुमार के वहां के डीएम रहते हुए उत्तराखंड के लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, वो आखिरकार आप कितने क्लोज कैसे आ गए? अब आपकी क्या मजबूरी हो गई कि उनसे जो है पारिवारिक रिश्ते भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के? ये वो तमाम बातें हैं जो देवभूमि के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर आप सिर्फ चुनावी राजनीति के तहत यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अमित शाह आए, उन्होंने कहा तीसरी बार भी हमारी सरकार बनाकर दे दीजिए। अगर आपको तीसरी बार सरकार बनाकर देनी है तो आप पहली और दूसरी बार की जो बनाई गई उनका कुछ जवाब तो दीजिए। आप बताइए कि जो पहली बार हमने यहाँ के उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार आपको बनाकर दी, आपने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए। आप जब दोबारा आपको प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर दी तो आज आप फिर बोल रहे हैं कि साहब 4 साल तक तो सारे मिनिस्टरशिप के सारे पद एक व्यक्ति के पास रहेंगे, मुख्यमंत्री के पास। और जब आपने कह दिया कि तीसरा साल में हमें वोट चाहिए, मतलब तीसरी बार में वोट चाहिए, तब आप मंत्रिमंडल बना रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं कि अब हम बहुत बड़ा विकास करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये प्रयोग की धरती नहीं बनना चाहिए, बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो आप इस प्रकार से मोहरे बिठाने का काम करेंगे तो उससे क्या लाभ उत्तराखंड को होगा? आप नहीं बता पा रहे हैं। आज एक और कमिटमेंट किया गया था, जब इन्होंने जो प्रीतम पंवार इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, और वो वहां शामिल होने के कारण उस आदमी की विधायकी चली गई क्योंकि दल बदल का कानून उन पर लागू हुआ। आप कभी प्रीतम पंवार से जब 1 to 1 बात करेंगे, उनसे पूछना कि जिस दिन आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था आपसे क्या कमिटमेंट था, तो वो बताएंगे कि जेपी नड्डा के और अमित शाह के सामने उनसे कहा गया था कि सर्वे के अनुसार तो आप जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी पार्टी में आएंगे तो हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो वो प्रीतम पंवार जो चौथी बार के आज विधायक हैं, उससे पहले 2 बार यूकेडी से विधायक हुए, उस समय भी वो जो है हरीश रावत और विजय बहुगुणा सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया गया और ज्वाइन कराते वक्त उनसे कमिटमेंट किया गया कि हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे। आज उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि प्रीतम पंवार आज आपके साथ धोखा हो गया, और वो उनके मुंह में भी बेचारे दही जम के वो भी डर गए। इसी प्रकार का कमिटमेंट केदार सिंह रावत जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे कभी, उनको जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया तो बाकायदा दिल्ली ले जाया गया, उन्होंने कहा कि सर्वे के अनुसार आप जीत रहे हैं। ये 2017 चुनाव के पहले की बात है। उन्हें भी कहा गया कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। वो अपनी पार्टी छोड़कर चले गए, उनके दल में शामिल हो गए, पूरे 5 साल वहां रहे, लेकिन हालत क्या रही, उनको नहीं बनाया गया। तो स्थिति यही है कि अब आप पूछ लीजिए जरा टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय को। किशोर उपाध्याय कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ कर रहे, और वो क्या नाम तिवारी सरकार में राज्य मंत्री थे, तमाम पोजीशन पर वो रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनसे पता क्या वायदा था? किशोर उपाध्याय को जब ले जाया गया तो उनसे भी कहा गया कि जो आप बोलोगे हम वो काम करेंगे। किशोर उपाध्याय ने घोषणा करी कि जो मनसुख मांडविया थे ऊर्जा मंत्री, उनसे घोषणा कराई कि टिहरी बांध के ऊपर से वहां के निवासियों को 24 घंटे चलने दिया जाएगा। अभी आप अगर यहां से टिहरी जाते हैं और 6 बज जाए आपको बीपुरम में, तो आपको उस डैम के ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि आप जो 15 किलोमीटर दूर का बीहड़ रास्ता है जहां दिन भर पत्थर गिरते रहते हैं, कोई जाता नहीं है वहां जाने के लिए आपको विवश कर रहे हैं। और किशोर उपाध्याय ने घोषणा की कि भारत सरकार के मंत्री ने वायदा कर दिया कि टिहरी के लोग अब इसके ऊपर 24/7 चला करेंगे। वो वायदा 4 साल बाद गड्ढे में चले गया, कोई जवाबदेही नहीं है। किशोर उपाध्याय से वायदा किया गया कि हम टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। आज 4 साल हो गए और किशोर उपाध्याय चिट्ठियां लिख रहे हैं भारत सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को कि खट्टर साहब मेरी चिट्ठी का क्या हुआ? क्षेत्र की जनता कपड़े फाड़ रही है, हमें पूछ रही कि मेडिकल कॉलेज का लेंटर कब पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं अभी तो भूमि का बात भी तय नहीं हुई है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जो पहला जो चिट्ठी भेजी गई थी, किशोर उपाध्याय इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उस चिट्ठी का क्या, वो मेडिकल कॉलेज कब बनेगा नहीं बनेगा कोई हिसाब किताब नहीं है। उनसे एक और वायदा करवाया गया कि हम जो IIT रुड़की है इसका एक जो है क्या नाम कैंपस हम टिहरी में खोलने जा रहे हैं। खूब जोर शोर से ढोल बाजे बजाए गए, खूब नारे लगवाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए गए। वो वायदा भी आज गड्ढे में चले गया। और ये अकेले की बात नहीं है, वो जो 47 MLAs आए हैं जीतकर, जिनमें से 5 को कम बनाया गया, बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में, ये कोई नहीं बता पा रहे हैं कि आज इनका जो मूल कैडर था, उस मूल कैडर के साथ
इतना बड़ा उस कैडर को मतलब एक प्रकार से जिसको सोशल मीडिया में करके जलील किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि अब आपकी भगत सिर्फ उतनी है कि आप दरी बिछाओ, पर्चे पोस्टर लगाओ, इनका अंध भक्त बनकर इनका प्रचार करो, और जब काम की नौबत आए तो 5 बार के जो इनके एमएलए थे अरविंद पांडे पैदल कर दिए गए, कोई कंसिडरेशन नहीं है। 6 बार 7 बार के विधायक बंशीधर भगत, कौन पूछ रहा है आप किस भूमिका में? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा। बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, आज उनको चिढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मिनिस्टर तक तो छोड़िए, अभी तो आपको टिकट के लाले पड़ने वाले हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस स्टेट के भीतर, उसी भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक बड़ा समुद्र बनकर आप देख रहे थे कि भाई सब ये कह रहे हैं कि सारी पार्टियों के लोग आके इसमें मिल जा रहे हैं, तो उसके भीतर एक नई भाजपा जो आप अपने आप को असहज महसूस कर रही है। जो लोग कल तक इस बात से पीड़ित और प्रताड़ित थे कि भाई जो आपने 6 मंत्री बना रखे हैं उसमें से 4 आपने कांग्रेस मूल के बना रखे हैं, कल आपने 5 बनाए तो 3 आपने और बना दिए, अब राज्य मंत्री बनाने के बाद आएगी तो फिर वही नौबत आएगी। तो जो आपका जो मूल विषय था कि ये हमारा काडर है, तो क्या आप अब स्वीकार करने लगे हैं कि कांग्रेस का जो काडर था वही आपका काडर हो गया? तो ये वो तमाम सवाल है जो आने वाले 2027 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का जो हताश और निराश जो कार्यकर्ता है वो इनसे जरूर पूछेगा। ये जो 5 चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं, 3 कांग्रेसी, 2 भाजपाई, ये तस्वीर क्या अचानक बनी या फिर पहले से ये तय था कि इन लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा? कई सारे नाम थे जो चल रहे थे, वो कुर्ता चलाए बैठे रहे और अचानक से छाते के नीचे इतनी बारिश में वो शपथ ग्रहण हो गया। थोड़ा इसके मायने बताने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 नाम, 5 चेहरे कितना बदल सकते हैं बीजेपी को या फिर बीजेपी के आने वाले चुनाव में उसकी चुनावी रणनीति को या उसको फायदा पहुंचा सकते हैं? कैसे? इन 5 पे चर्चा करने से पहले आपको उनको और जो पहले 6 बने उन पे भी पूछना चाहिए। ये जरूर पूछना चाहिए कि जो सतपाल महाराज जिनका इलाज जो है ऋषिकेश एम्स में हो रहा है, वो जिस चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से आते हैं, उस चौबट्टाखाल सीट विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया क्या? क्या वहां डॉक्टर्स नहीं है? आप अपना इलाज कराने यहाँ आ रहे हैं और आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के बाद 4था साल लग गया, 4 साल मतलब पूरे होने को है, और उस 4 साल के बाद आप जरा जब गड्ढे नहीं भर पाए इस प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के बावजूद, तो उनकी उपलब्धि ये है कि वो सदन के भीतर कह रहे हैं कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनानी तो बना दीजिए। उनको ये भी पता नहीं है कि जिस सरकार में पिछली बार वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत धामी सरकार में, उस दौरान ही वहां ग्रीष्मकालीन हो गई थी। वो नहीं बता पा रहे हैं। धन सिंह रावत आज ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि आज स्कूलों में ताले क्यों पड़ रहे हैं, जगह जगह सरकारी स्कूल बंद क्यों रहे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अस्पतालों की आपने बना दी है, तो आखिरकार आपको बताना पड़ेगा कि उन अस्पतालों में डॉक्टर्स क्यों नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें क्यों नहीं है, सीटी स्कैन क्यों नहीं है, वो सारे जो अस्पताल और रेफरल सेंटर क्यों बने हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि वो रेखा आर्य मंत्री है या गिरधारी लाल साहू वहां मंत्री हैं, कौन चला रहा है इस प्रदेश के शासन को? आपको सौरभ बगुणा से पूछना पड़ेगा कि बगुणा जी आप बता दीजिए 4 साल में उपलब्धियां कुछ तो हो बताने के लिए। तो जितने वो जो पहले जो लोग बनाए गए 4 साल के भीतर उन्होंने क्या काम किया, उनमें से कोई जवाबदेही नहीं है। और जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे तो ये जो नए लोग बनाए हैं इनके पास तो विभाग भी नहीं है और विभागीय बजट पास हो गया है। उन्हें अभी भी ये पता नहीं है कि धामी जी अपने विभाग में से उन्हें कोई विभाग देने जा रहे हैं, किसी मंत्री के विभाग में कटौती करने जा रहे हैं, या गणेश जोशी के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनका क्या होगा, क्या जवाबदेही तय होगी नहीं होगी। तो ये जो कांग्रेस गोत्र के लोग आ गए, ये सब जो चीजें चल रही हैं, इन सब से जब तक आप पहले वालों से नहीं पूछेंगे तो ये तो नए बने, ये तो अभी सिर्फ इसी बात से खुश है कि कल 2 जो है फ्लीट वाली गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां इनको मिल गई हैं और स्टाफ के लोग मिल गए, अभी विभाग नहीं मिले हैं। वो फटाफट जाके यमुना कॉलोनी में जो है दफ्तर ढूंढ रहे हैं कि लाओ भैया कौन से वाले बंगले में घुसना है। तो प्राथमिकताएं जब तक जनता नहीं होंगी तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया फेलियर कुछ हो नहीं सकता कि 4 साल तक आपने जो है काम बांटा नहीं, आपने पूरी चाबी अपने हाथ में रखी खजाने की और आपने कहा कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसे दूंगा, और 4 साल तक मतलब आधी टीम के सारे कोई कप्तान कैसे चला सकता है? उसका सबसे बड़ा खामियाजा इस प्रदेश भुगत रहा है। और जिस किसी व्यक्ति को इस पे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इससे इस प्रदेश को नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से इतने विभाग जो इन लोगों के पास थे
जो प्रेमचंद अग्रवाल के से हटने के बाद, चंदन रामदास की मौत के बाद और पहले के जो 3 पद खाली रखे गए थे, उतने सारे विभागों के अगर आप बजट का आकलन कर लेंगे तो पाएंगे कि बजट का जो खर्चा है वो 50% भी नहीं हुआ है। उसका नुकसान सीधे सीधे इस प्रदेश के लोगों को हुआ है। तो इसलिए कोई नए मंत्री है, पुराने मंत्री है, इनसे क्या हो जाएगा? जवाबदेही तो आखिरकार सरकार की पूर्ण रूप से है ना। तो निश्चित रूप से अगर इन लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि इन 4 सालों में कितने लाख करोड़ का बजट आपने पास किया और कितना उन्होंने खर्चा किया, और अगर नहीं खर्चा किया है तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के गरीब गुरबों के साथ में जो जो लोग जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ बहुत बड़े अन्याय है। लेकिन वो 5 लोग किस लिए ये पंच बैठाए गए, लाए गए, उसको लेकर कोई पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्या वजह थी? मजबूरी ही थी कि बनाने हैं करके बना दिए गए? क्योंकि आकलन तो हम इनका नहीं कर पा रहे हैं, इनसे सवाल के जवाब नहीं खोज पा रहे हैं। जो पुराने का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें कई सारे नाम आपने गिनाए, तो नए से क्या करेंगे? तो क्या फायदा होगा सरकार को या बीजेपी को इससे? अब बीजेपी को हो ना हो फायदा, अब इनको खुद बताना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात तो इस प्रदेश के भीतर एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो एक टाइम पे होता था कि विपक्ष होता था, वो मुखर होकर सवाल पूछता था, सड़क में दिखाई देता था, सदन में दिखाई देता था, तो वो सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते कि इन 4 सालों के भीतर आपने कभी भी किसी को मुखरता से इस प्रकार सवाल पूछते हुए नहीं देखा। आपने इस सत्र में जो ये अभी गैर शरण का सत्र था, इसमें आपने देखा कि जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, जो 4 साल तक मित्र विपक्ष बनकर बैठे हुए थे, इस बार वो पहली बार आपको जो है रितु खंडूड़ी से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए, सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। और रितु खंडूड़ी कह रही कि 4.5 साल तक तो मैंने बहुत बढ़िया शासन चलाया। इतनी बड़ी हिम्मत उनकी हो रही कहने की, क्यों हो रही है? क्योंकि आपने मित्र विपक्ष वाली भूमिका निभाई। इस प्रकार के सवाल अगर जिस दिन ये सरकार अस्तित्व में आई थी पहले दिन से पूछा जा रहा होता तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें पटरी पर होती। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज व्यवस्था सबसे खराब हो गई इस प्रदेश की, जो तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर बहुत खराब स्थिति हो गई, वो आपके कंट्रोल में रहती। तो निश्चित रूप से ये जितना भी तारतम्य बैठाया जा रहा है कि इनको लग रहा है कि हरिद्वार में कम सीटें आई तो मदन कौशिक को वहां एक्टिव करवा देते हैं, उनको लगता है कि वहां प्रदीप बत्रा बगल में है तो हो सकता है कि हरिद्वार के जो 11-12 सीटें हैं वहां कुछ जो है जोर लगाएंगे तो शायद कुछ भला हो जाए। उनको लगता है कि नैनीताल जिले में उस क्षेत्र को राम सिंह खेड़ा के माध्यम से कवर किया जाएगा, या उनको लगता है कि भरत सिंह चौधरी यहाँ कमाल करेंगे, उनको लगता है दलित वोट को लेकर जो है खजानदास कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। असल सवाल ये है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और जो विपक्ष है, विपक्ष इनसे अब ये नहीं पूछेगा कि आज आपने क्या करना है क्या नहीं किया। आपको वेरी फर्स्ट डे से पूछना पड़ेगा कि जिस दिन धामी टूज गवर्नमेंट ने जो अस्तित्व में आई थी उस दिन के बाद से लेकर अब तक कितनी बार बजट सत्र हुए, कितने जो है वो खर्चे हुए, कितने बजट पास हुए, जो तमाम चीजें हुई, और अगर नहीं हुई तो किसकी जवाबदेही है? इस प्रदेश में अगर आज नौकरशाही हावी है, कोर्ट के माध्यम से लोग जो है रिलीफ लेकर आ रहे हैं, तो ये कोर्ट की सरकार तो है नहीं। पुलिस के ऊपर आज इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के लिए कह रहे हैं कि ये प्रचार करने का माध्यम रह गया, ये भीड़ जुटाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तो कोई मंत्री आए, कोई कुछ भी आए, निश्चित रूप से जो है जो जनता है असल नुकसान उसका हो रहा है। मैं 2 सवाल है, मैं 2 सवाल करता हूं, एक कांग्रेस को लेकर और एक बीजेपी को लेकर। कांग्रेस को लेकर ये कि एक्टिवनेस नहीं दिखाई दी, सवाल नहीं पूछे, सत्र में नहीं बोले, जमीन पर नहीं दिखे, उसका खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस भुगत भी रही है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि देखिए वो जो गोत्र वाली बात आपने, ये कांग्रेस गोत्र के लोगों से ही आप अपना घर भर रहे हैं या अपने आप को चमका रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास इससे इतर कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा काम, ऐसी बात हो सकती है जिसके जरिए वो दबाव बना सके बीजेपी पर या सरकार पर? ये ना देखे कि भाई हमारे लोग, यानी कि उनका मुंह अभी वो अपने ही मान रहे हैं, उन लोगों को भी जो धोखा देकर चले गए, और अपनी टीम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अभी तक कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, चुनाव सर पर है। एक सवाल ये। दूसरा ये कि बीजेपी कैडर के नेताओं की अनदेखी के बाद बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है जो कहा आपने कि डंडा झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए है, वो क्या करें? दरअसल वो कांग्रेस की जो दिक्कत है, वो समस्या ये है कि अभी जब गणेश गोदियाल 4 महीने पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा जी हम तो बहुत जल्दी जो कार्यकारिणी बना देंगे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि वहां प्रीतम सिंह जो है उसमें बाधा डाल रहे हैं, कुछ हरक सिंह डाल रहे हैं, कुछ करण महारा डाल रहे हैं और कुछ जो है हरीश रावत डाल रहे हैं।
और ये कोई नई बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी जो इस देश में 70 साल जो कर हमने शासन किया, इस प्रदेश में भी 2 बार सरकार बनाई और उसके बाद वो 11 पर आकर सिमट गए थे, अगली बार 19 विधायक उनके रहे। ये इसीलिए कि वो लोग अपनी बर्बादी को लेकर अभी भी जो है शिद्दत से महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो बर्बाद क्यों हुए। तो निश्चित रूप से अगर वो, मैंने कहा ना कि जिस आक्रामकता के साथ में यशपाल आर्य इस बार हाउस में दिखाई दे रहे थे, अभी भी यशपाल आर्य ये नहीं पूछ पा रहे रितु खंडूड़ी से कि ये बताओ कि आपने खानपुर के विधायक उमेश कुमार की फाइल क्यों दबा रखी है? आपने वो दल बदल की फाइल क्यों दबा रखी? कारण क्या है? इंटरेस्ट क्या है? क्यों नहीं पूछ पा रहे? क्योंकि आपके अपने पाप भी वहां दबे हुए हैं। इनके दौर की जो भर्ती घोटाले उसकी फाइलें क्यों दबाई हुई है? ये नहीं पूछ पा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने सदन में खड़े होकर, प्रीतम सिंह ने और काजी निजामुद्दीन ने अपने सदन में खड़े होकर कहा था कि प्रीतम पंवार ने दल बदल कर दिया, इनकी विधायकी खत्म की जाए। राजकुमार ने दल बदल कर दिया, इनकी विधायकी खत्म की जाए। राम सिंह कैड़ा ने दल बदल कर दिया, इनकी विधायकी खत्म की जाए। और प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन के कहने पर पिछले हाउस में 2017 वाले में 3 लोगों की विधायकी चली गई, उनको हटाना पड़ा। लेकिन आज उमेश कुमार से के बारे में सवाल खड़ा नहीं करते हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस के लोग अंदर से कितने मतलब डरे हुए हैं, या इनका भी कोई स्टिंग हो रखा है, या उस स्टिंग वाले के साथ ही कोई सौदेबाजी चल रही है। और जब तक ये सब हो रहा है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली। इनको लग रहा है कि लोग धामी सरकार से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान होकर इनको थाली सजा कर दे देंगे, तो वो होगा नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। ये किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमी में है कि लोग इनको थाली सजा कर देंगे, तो वो दौर चले गया। भारतीय जनता पार्टी इस मैनेजमेंट में बहुत आगे निकल गई। दूसरा सवाल आपने कहा कि जो बीजेपी का जो कैडर है वो अब अपने आप को कहां महसूस कर रहा है। तो ये खुद को कहते थे कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और ये खुद ही कहते हैं कि हमने अपना कैडर बढ़ाया है, और ये खुद कहते हैं कि जो कांग्रेसी हैं भ्रष्टाचारी हैं, वो जो है व्यभिचारी हैं, इन्होंने लूट खाया है। तो जितने लुटेरे थे, जितने ये भ्रष्टाचारी थे, वो अपने यहाँ उनको लेकर चले गए। तो बीजेपी का जो कैडर है वो उनसी बात से असहज है। लेकिन सवाल इसलिए वो पूछ नहीं पा रहे अब किसी को, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई वहां नहीं है। एक टाइम पे जो ग्रास रूट बेस की पार्टी थी, जो पर्चे पोस्टर लगाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने उस पार्टी को बनाया, उनको सींचा, उसको पल्लवित पुष्पित किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, वो सारा काम अब कार्यकर्ताओं की बजाय अब इवेंट कंपनियां करती है। अगर उनको आज राजनाथ सिंह का शो करवाना था तो उन्होंने राजनाथ सिंह का शो करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ 10% काम लिया होगा, बाकी 90% काम उन्होंने इवेंट कंपनी को दे दिया। वो इवेंट कंपनियां आए, वो पर्चे पोस्टर लगाए, वो बड़े बड़े शामियाने लगाए, वो बसों का इंतजाम करें, वो भीड़ का इंतजाम करें, वो उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके वीडियो का, इन सब चीजों का इंतजाम करें। उस कारण, क्योंकि वो पैसे से बहुत पावरफुल हो गई है पार्टी, तो इसलिए उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं। वो अपने उस काम में लगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो खेल रहे हैं, कि उनको लगता है कि भाई आज मंदिर की बात करो, फिर मस्जिद की, फिर मदरसे की, फिर मजार की, फिर मजार तोड़ने की वीडियो चलाओ, इस प्रकार की बातें करते जाएंगे तो उसका इसी से भला हो रहा है। तो इसीलिए वो जो कैडर है, जो अपने आप को एक टाइम पे इनको स्थापित करने वाले लोगों में था, उसको अब बहुत ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है। और उनको शायद ये भी महसूस हो गया कि इनको पूछ के बहुत फायदा नहीं है। जैसे कि आपने एक बार जेपी नड्डा का बयान भी सुना होगा कि वो भाजपा नहीं है जो संघ के सहारों से चुनाव लड़ती थी और उनके भरोसे चलती थी। तो जेपी नड्डा के उस बयान के बाद से बहुत सारी बातें धरातल पर ये सब होती हुई दिखाई दे रही है। जी, एक छोटा सा सवाल चलते चलते मैंने कांग्रेस को बीजेपी को लेकर कह दिया। ये अभी देख रहे हैं हम अपना उत्तराखंड आंदोलनकारी दल, उत्तराखंड क्रांति दल, इस दल में भी लोग जुड़ रहे हैं। स्वाभिमान मोर्चे को लेकर खबर आई कि भाई वहां से लोग टूट गए, वही बार अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। यूकेडी वाले कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होने वाला है उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य, और इसका कितना इम्पैक्ट रहने वाला है, इसकी तैयारी कैसी देख रहे हैं आप? हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रदेश अध्यक्ष कुकरेती जी हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात वो कई बार बोल चुके हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि जो हमारी पार्टी में आ रहा है वो नेतागिरी के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता बनकर आए। ये लाइन तो होगी उनके प्रदेश अध्यक्ष की। अब कल काशी सिंह यारी का बयान मैं सुन रहा था। काशी सिंह यारी कह रहे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, पिछला चुनाव नहीं लड़े। अब उनके ऊपर जो है कुछ बातें आई होंगी सामने से कि भाई
आप कैसे जो है बैकफुट पर जा रहे हैं। तो काशी सिंह का मैंने वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने पेज पे शेयर की उस बात को। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जहां से पार्टी गई कि लड़ूंगा। उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि जो समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो दल हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो 4 दिन पहले कुछ अलग बातें कह रहा था कि हम 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे, वो अब काशी सिंह ने नई बात आकर वहां कह दी है। तो निश्चित रूप से उस पार्टी के बारे में जो इतिहास है, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी 1% वोट पर वो अटक गए थे। प्रीतम पंवार उस सिंबल पे 2 बार विधायक हो गए थे। ओम गोपाल वहां से थे, और दिवाकर भट्ट थे, पुष्पेश त्रिपाठी थे, एरी जी खुद थे, जंतवाल थे। ये सब वो चेहरे हैं जो एमएलए हुए, लेकिन आज की तारीख में कोई एमएलए वहां नहीं है। मामला मामला शून्य पर। पिछली बार जो नंबर 2 की पोजीशन पर थे दिवाकर भट्ट, उनकी मौत हो गई है। अब वहां स्थिति ये हो गई है कि सिंबल भी फ्रीज हो गया, सिंबल है ही नहीं अपने पास में। उनका जो वोट परसेंटेज पिछली बार था, जब हमने बहुत सारी सीटों पर देखा कि उनके प्रत्याशियों को नोटा से कम वोट पड़ रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। 3% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में पड़ा, इनसे उनको मतलब 3 गुना ज्यादा, यूकेडी से 3 गुना ज्यादा पड़ा वोट। अब वो 3 गुना ज्यादा वाला वोट वाले भी जो थे, वो कोई बीजेपी में शामिल हो गया, कर्नल कोटियाल को धामी जी ने ज्वाइन करा दिया, दीपक बाली को ले गए, ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको उनको लगता था कि भाई अपने यहाँ ले जाओ, उनको कुछ पद दे के काम खत्म कर दिया। स्थिति यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नाम पर जो आज चल रहा है, वो धरातल पर उतरेगा नहीं उतरेगा। जो शोर है, जो शराबा है, वो सोशल मीडिया से बाहर आकर बूथ पर जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि आज भी वहां ये बताने के लिए नहीं है कि हमारा उत्तराखंड में 4 प्रधान है, 4 जिला पंचायत के मेंबर है, 1 ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, प्रमुख है, कुछ नहीं है बताने के लिए। नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से शोर शराबा तो कर सकते हो, लेकिन वो सोशल मीडिया के शोर शराबे से आपने देखा है कि अभी हमने पिछले बहुत सारे चुनाव देखिए, जब फेसबुक और यूट्यूब वाले लोग चुनाव मैदान में चले गए, चुनाव लड़ गए, और चुनाव लड़ते हुए जब वोट पड़ गए तो किसी पे 150 वोट पड़ रहे हैं, किसी पे 200 वोट पड़ रहे हैं, 500 वोट पर नहीं गएगा यूट्यूब फेसबुक वाला। आप समझिए कि फेसबुक और यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, और ग्रास रूट पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तो जितना मर्जी आप शोर मचा दीजिए। आपने तो देखा भी कुछ दिन पहले वो ज्योति अधिकारी जी बेचारी, कितने लाखों लाख फॉलोवर, क्या क्या तमाशा मचा रखा था कि यूकेडी की सदस्यता ले ली, ये कर लिया, सो कर लिया, अगले दिन आत्महत्या करने जा रही है। एक वो हमारे गांव का लड़का है अनुराग डोभाल, वो आत्महत्या करने जा रहा है। ये क्या है? वो यूट्यूब और फेसबुक के व्यूअर्स से आप उत्तराखंड में अगर या किसी भी जगह आप सोचोगे कि भाई आपको जो है वोट पड़ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। दूसरा विषय जो आपने कहा कि बॉबी पंवार स्वाभिमान मोर्चा को नहीं संभाल पाए या नहीं चला पाए, ये सब भी आने वाले समय में काउंट होगा। कब? जब आप बूथ पर जाएंगे, जब नवंबर दिसंबर में आप ये देखेंगे कि किस दल के पास कितने लोग बच गए हैं। आप देखना, अगर जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा धर्मपुर विधानसभा में फला व्यक्ति कैंडिडेट है, तो उसके अगले दिन आपको पता चलेगा कि 10 लोग तो भाग गए वहां से, जो वहां टिकट मांगने के लिए आए थे। आपको लगेगा कि भाई जो यमकेश्वर में शांति प्रसाद भट्ट जो पिछले 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनका टिकट डिक्लेयर हो गया तो जो 25 लोगों ने ज्वाइन करा वो भाग जाएंगे। वो तो कह रहे विधायक बनने तो हम आए थे जी, हमें क्यों हटवा रहे हो। उसी प्रकार से आपको नरेंद्र नगर विधानसभा में होता हुआ दिखाई देगा, उस देवप्रयाग विधानसभा में होता हुआ दिखाई देगा आपको, जहां से दिवाकर भट्ट विधायक हुए थे, मिनिस्टर हुए, और उनके बाद उनकी मौत हो गई। तो दिवाकर भट्ट हो, वो क्या नाम सॉरी है, बॉबी पंवार हो या यूकेडी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक आप बूथ मैनेजमेंट आपका नहीं होगा, आप उस सजगता के साथ नहीं लड़ेंगे और आप इसी भ्रम में रहेंगे कि हम 70 सीटों पर लड़ लेंगे। तो 70 सीटों पर लड़ते हुए हमने कर्नल अजय कोठियाल, इतने बड़े सेना के पद पर, इतने बड़े बड़े मेडल जीते हुए व्यक्ति को, आपने उनका केदारनाथ में भी काम देखा, आपने उनका एनआईएम के भीतर काम देखा। उसके बाद कर्नल कोठियाल की जमानत जब्त हुई, खुद की जब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा, 70 में से सिर्फ 3 जगह जमानतें बची उनकी। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। वो भी तब जब उनके पास बताने के लिए था कि उन्होंने 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई, केजरीवाल के जो मॉडल है काम करने का, फ्री बिजली, फ्री पानी का, जितने भी मॉडल उन्होंने वो अप्लाई किए, वो सब वो लेकर आए थे। इसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद
इतना ताकत झोंकने के और इतना पैसा लगाने के बावजूद उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 3% तक खींच पाए, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल हो, बॉबी पंवार हो, कोई भी जो लोग हो, जो भी इसमें कंटेस्ट करना चाहता है, चाहे वो बीएसपी वाला भी हो, ये सब जितने भी लोग लड़ेंगे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उस माइक्रो मैनेजमेंट को आप कैसे तोड़ पाएंगे। अगर आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं, आपके अंदर वो विजन नहीं है, आपके अंदर वो सोच नहीं है, तो आप सोशल मीडिया में लाखों लाख व्यूज कमाइए, उससे कोई फर्क वहां जो है चुनावी राजनीति पर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको चुनावी राजनीति करनी है, आपको चुनाव में जाना है, आप जो सत्ता के करीब जाना चाहते हैं, विधानसभा लोकसभा के भीतर जाना चाहते हैं, तो हमने देखा अभी जब लोकसभा चुनाव था तो अंकिता भंडारी की मां पूरी पौड़ी लोकसभा में घूमी, एक एक गांव गांव में जाकर वोट मांगे यूकेडी के लिए, लेकिन नोटा से कम वोट पड़े। बहुत ही असहज करने वाली स्थिति थी कि वो बेटी जिसके न्याय को लेकर तमाम लोग सड़कों पर थे, तो जब वोट पड़ने की नौबत आती है पंकज भाई, तो विषय वस्तु बहुत बदल जाते हैं। वहां आपकी मेहनत, वहां आपका होमवर्क, वो सब काम आता है। और ये सब जो सोशल मीडिया के जो व्यूअर्स हैं, इनसे वहां काम नहीं बने। ये आपको सिर्फ एक छोटी मोटी पहचान दिला सकते हैं, लेकिन जो विजन आपके अंदर अगर नहीं है, आपने अगर अपने इतिहास से नहीं सीखा है, यूकेडी अगर इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रही है कि उसके भी 4 विधायक हुआ करते थे, उसके 3 विधायक हुए और आज वो शून्य पर आ गए। तो अगर आप अपने इतिहास से सबक नहीं लोगे और फिर वही बात लेकर बैठ जाओगे कि नहीं हम तो 70 सीटों पर लड़ेंगे और हम बहुत कमाल करेंगे, तो फिर परिणाम भी उसी प्रकार से होंगे जो इससे पहले आपने देखे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें हम छू पाए हों और बात कर पाए हों। दर्शकों को जिन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र भाई, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, एक चर्चा इस बात को लेकर कि प्रयोग तो उत्तराखंड में होते रहे, हर कोई दल प्रयोग करता रहा है, कोई सफल होता है तो कोई असफल रहता है, लेकिन इस प्रयोगशाला बनती उत्तराखंड की धरती को लेकर सियासी प्रयोगशाला की बात कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे, शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा पेज को, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।